प्यारे विद्यार्थियों, दीपक का जो रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है कक्षा 10th का सोशल साइंस का, उसके बारे में इसमें हम इतिहास के लगभग 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता को किस आकृति में वर्णित करते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति आपको पता है 1789 में हुई थी, और उस क्रांति के समय जो कलाकार थे उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वतंत्रता को महिला की आकृति के रूप में वर्णित किया है, प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन महासंघ की स्थापना किसने की। तो जर्मन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। नेक्स्ट है, कल्पनादर्श, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पनादर्श समाज किसे कहते हैं, या कल्पनादर्श से क्या अभिप्राय है। कल्पनादर्श के लिए 3 शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। एक हो गया कल्पनादर्श, दूसरा हो गया यूटोपिया, और तीसरा है यूरोपीय विजन। ये आप ध्यान रखेंगे, कल्पनादर्श, यूटोपिया और यूरोपीय विजन। तो यह एक ऐसे समाज की कल्पना होती है जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, उसे हम कहते हैं कल्पनादर्श समाज। नेक्स्ट, गणतंत्र से क्या अभिप्राय है। गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन के निर्माण और संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के संवैधानिक मुखिया का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति महोदय। तो जो राष्ट्रपति महोदय, जो हमारा पद है राष्ट्रपति का, ये हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। तो इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। अर्नेस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। यह आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, जो सेकंड पेज है उस पेज पे दिया हुआ बॉक्स में, अर्नेस्ट रेनन। तो इन्होंने सोबोन विश्वविद्यालय में और 1882 में एक व्याख्यान दिया था, एक लेक्चर दिया था, और जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसको सौंप दी गई। तो यह फ्रांसीसी लोगों के समूह को सौंप दी गई। नेपोलियन ने फ्रांस में किस शासन प्रणाली की स्थापना की। तो राजतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना की नेपोलियन ने 1804 में। 1804 ईस्वी की जो नागरिक संहिता है वो आमतौर पर किस नाम से जानी जाती है। इसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है, जुसेप्पे मैत्सिनी कौन था। वह 1830 के दशक में इटली गणराज्य का एक क्रांतिकारी था, जुसेप्पे मैत्सिनी, जिसने 2 गुप्त संगठनों की स्थापना भी की थी, यंग इटली, यंग यूरोप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। लुई 16वां था, जो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। काउंट कैमिलो दे काउर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का बिस्मार्क। जैसे भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इटली का बिस्मार्क कहा जाता है काउंट कैमिलो दे काउर को। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली के केवल एक राज्य में इतालवी राजघराने का शासन था। उसका नाम क्या था। उस राज्य का नाम था सार्डिनिया पीडमांट। सार्डिनिया पीडमांट। किस वर्ष को नेपोलियन के पतन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो वो था 1815, जिसमें वाटरलू का युद्ध हुआ और उस युद्ध में नेपोलियन हार गया। किन यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराया था। तो ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों ने, इन सभी शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराया था। और उस वाटरलू के युद्ध के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद, एक वियना संधि हुई थी। ये वर्तमान में ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी कैपिटल है वियना। तो वियना संधि बोलिए, वियना सम्मेलन बोलिए, या वियना कांग्रेस बोलिए, बात एक ही है। और ये हुई थी 1815 में। और इसके यदि ये भी पूछ लिया जाए
कि ये वियना शांति संधि, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन क्यों हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के द्वारा जो भी सुधार लागू किए गए थे उनको रोकना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप में किस युग को क्रांतियों के युग के नाम से जाना जाता है। तो ये है 1830 से 1848 के काल को। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई। 1830 में की गई। 1830 में फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया और उसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई घटना की शुरुआत फ्रांस से हो रही है तो उसका असर, उसका अनुभव पूरे यूरोप में हो जाता था। उसका अनुभव पूरे यूरोप को, पूरा यूरोप करता था उस घटना का अनुभव। तो यह बात कही थी मैटरनिक ने। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि का क्या परिणाम था। तो आपको पता है यूनान की जो स्वतंत्रता का संघर्ष है यह 1821 में आरंभ हुआ था और 1832 में यूनान को आज़ादी मिली। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि 1832 में यूनान को किस संधि के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। तो वो थी 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीम बंधुओं का जन्म किस देश में और किस शहर में हुआ। तो ग्रीम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। जो ग्रीम ये ब्रदर्स थे इनका जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। ग्रीम बंधुओं की फ्रांस के बारे में क्या राय थी। ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, फ्रांस भी और जर्मनी भी। 1801 में किस राज्य को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। तो 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में, यूके में मिला लिया गया। आयरलैंड किन दो धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। आपको पता है ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं कैथोलिक, दूसरे को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। जो प्राचीन इनकी शाखा है जो शुरू से चली आ रही है ईसा मसीह के बाद जो चली थी वो कैथोलिक है, लेकिन मार्टिन लूथर के आंदोलन के बाद ये दो गुटों में बट गया था। दूसरे गुट का नाम हो गया था प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई धर्म दो गुटों में, दो समूह में बटा हुआ है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ब्रिटानिया झंडे का क्या नाम है। यूनियन जैक। ब्रिटानिया झंडे का जो नाम है वो है यूनियन जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है। तो वहाँ पर जो ये राष्ट्रीय गान है यह गॉड सेव अवर नोबल किंग, मीन्स भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, बचाए। गॉड सेव अवर नोबल किंग, यह है ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान। मारियोन की छवि कहाँ अंकित की गई थी। जैसे भारत में हम भारत माता कहते हैं, इसी प्रकार जो फ्रांस है, फ्रांस को वहाँ जो छवि बनाई गई है वो है मारियोन की छवि। एक महिला की छवि है ये सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी मारियोन की छवि। तो जर्मेनिया का चित्र कब और किसने बनाया था। जर्मेनिया का चित्र 1848 में फिलिप वेट ने बनाया था। तो जिस प्रकार भारत की भारत माता, फ्रांस की मारियोन, जर्मनी की जर्मेनिया। तो यूरोप में टूटी हुई बेड़ियां किस चीज़ का प्रतीक थी। आज़ादी मिलने का। किस युग को एक नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जाता था। तो उगते हुए सूर्य की किरणों को, उगते हुए सूर्य की किरणों को एक नए युग के सूत्रपात के रूप में देखा जाता था। शांति की चाह का प्रतीक क्या था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली। जैतून के पेड़ को वो लोग वीरता का प्रतीक मानते हैं जर्मनी के लोग। तो तलवार पर जो लिपटी जैतून की डाली है उसको शांति की चाह का प्रतीक माना जाता है। 1871 के बाद यूरोप का कौन सा क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। यह था बाल्कन क्षेत्र। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। 1914 में। समाप्त हुआ 1918 में। बुलूत, जो बुलूत पत्तियों का मुकुट है वो किस बात का प्रतीक था। वो था बहादुरी का प्रतीक। मारियोन कौन थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। मारियोन फ्रांस के कलाकारों द्वारा निर्मित एक काल्पनिक महिला की तस्वीर थी जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। अब फिर नेक्स्ट है जर्मेनिया कौन थी। जर्मेनिया जर्मनी के कलाकारों द्वारा जर्मन राष्ट्र की एक महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई तस्वीर थी जर्मेनिया। मारियोन होगी फ्रांस की और जर्मेनिया होगी जर्मनी की। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है।
जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी भी प्रस्ताव पर, चाहे एक प्रस्ताव पर एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे बोलते हैं जनमत संग्रह। उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदारवाद। उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है और जिसका अर्थ है आजादी। एक नंबर में तो यही आ जाता है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। तो इसका अर्थ क्या है? आजादी। इस प्रकार नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति और आजादी, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के सम्मुख सबकी समानता है। रूढ़िवाद से क्या अभिप्राय है? ये जो हमारी टेक्स्ट बुक में नए शब्द दिए हुए हैं ये वहां से उठाए गए हैं। तो रूढ़िवाद से क्या अभिप्राय है? रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन होता है जो परंपरा और स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है। जो पहले से प्रचलित परंपरा है, पहले से स्थापित संस्थान है, रिवाज है, उन पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। मीन्स परंपराओं से बंधे रहना चाहता है, उसे बोलते हैं रूढ़िवाद। इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो हो गया गैरिबोल्डी और दूसरा होगा कावूर। नेक्स्ट, 1830 का दशक। आपको पता है 1830 से 1848 इस समय को यूरोप में क्रांतियों का युग माना जाता है। तो 1830 का दशक यूरोप में किन कारणों से कठिनाइयां लेकर आया? कोई दो उदाहरण आपने देने हैं। कठिनाइयां आई तभी क्रांति हुई। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। फसल खराब होने और खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से व्यापक गरीबी फैल गई। यंग इटली नामक संस्था के कोई दो उद्देश्य लिखने आपने। हमने पीछे पढ़ा था ये यंग इटली और यंग यूरोप, ये जुसेप्पे मैत्सनी द्वारा स्थापित दो गुप्त संगठन थे, यंग इटली और यंग यूरोप। तो अब इसके उद्देश्य पढ़ रहे हैं हम कि यंग इटली के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला तो इटली का एकीकरण करके गणतंत्र की स्थापना करना और दूसरा था देश के लिए अपना संविधान तैयार करना। इटली का एकीकरण कब हुआ और एकीकृत इटली की राजधानी कौन सा नगर बना? तो यहां पर हमें पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हम दो देशों के एकीकरण के बारे में हमने चर्चा की है मुख्य तौर पे। एक है इटली का और दूसरा है जर्मनी का। तो इसको हम इंग्लिश के वर्ड है इज, IS इंग्लिश में, और हिंदी में उसको लिखते हैं इज। जब उसको हम इज बोलते हैं तो इज लिखते हैं हिंदी में, तो ई से इटली और जैसे जर्मनी। तो आपको ध्यान रहना चाहिए 1859 से 1870 ये तो है इटली का एकीकरण 1870। और यदि जर्मनी का पूछ लिया जाए आपसे तो वो है 1866 से 1871। अब इन डेटों में हम ये देखते हैं कि 1859 पहले आया और 1870 ये हो गया, तो ये इटली का एकीकरण है। और जो दूसरा है 1866 से 1871 ये जर्मनी का एकीकरण है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हम कि इटली का एकीकरण कब हुआ। तो 1870 में इटली का एकीकरण रोम की विजय के बाद हुआ और रोम नगर को एकीकृत इटली की राजधानी बनाया गया। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और इसका क्या परिणाम हुआ? फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के जो राजा थे लुई फिलिप, जिनको 1830 में संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया था, लुई फिलिप को अपना सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी के एकीकरण के रास्ते में आने वाली किन्हीं दो बाधाओं का उल्लेख करना है। वह ऐसी कौन सी दो बाधाएं थी जो जर्मनी के एकीकरण में के रास्ते में आ रही थी? नंबर 1, जर्मनी के एकीकरण की भावना का जनसाधारण में विकसित न होना और केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित रहना। मीन्स केवल पढ़े लिखे लोग चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो, जो जनसाधारण था उनके अंदर ये भावना का विकास नहीं हुआ था। और दूसरा है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के चांसलर के विरुद्ध होना, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया ये सबसे बड़ी बात था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई देश ऑस्ट्रिया से अधिक शक्तिशाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीन देला क्रोआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉक्स से उठाया गया क्वेश्चन है ये, चित्रों के नीचे से।
तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपने करना है। यूजीन देल्लाक्रोआ कौन था? यूजीन देल्लाक्रोआ एक फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी, जो सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। आपने वहाँ चैप्टर रोमानीवाद पढ़े हैं, एक आंतरिक भावना जो देश से जोड़ती है, रोमानीवाद। तो उस जो रोमानी चित्रकार थे उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार था यूजीन देल्लाक्रोआ। बिस्मार्क ने दक्षिणी जर्मनी राज्यों को जर्मनी संघ में कैसे सम्मिलित किया? जो बिस्मार्क था उसने जो जर्मनी का दक्षिणी हिस्सा था, मीन्स दक्षिण जर्मनी राज्य, उनको जर्मनी संघ में कैसे सम्मिलित किया? सन 1871 में बिस्मार्क ने फ्रांस से युद्ध किया और उसे सेडान के युद्ध में हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका दक्षिणी जर्मन राज्यों को जर्मन संघ में मिलाने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के कोई दो कारण बताने हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो इसमें पहला कारण है सर्वस्लाव राष्ट्रीय समूहों ने मीन्स बाल्कन क्षेत्र में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। मीन्स बाल्कन जो तनाव का क्षेत्र बना हुआ था 1870 से, वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट है जाल्वेराइन से क्या अभिप्राय है? जाल्वेराइन 1834 में पर्शिया की पहल पर स्थापित किया गया था और यह एक ऐसा शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को, जो शुल्क में जो बैरियर थे व्यापार में, शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो कि पहले 30 से भी ऊपर थी। तो जाल्वेराइन 1834 में पर्शिया की पहल पर स्थापित एक ऐसा शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपनिवेश किसे कहते हैं? गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत इंग्लैंड का, ब्रिटेन का उपनिवेश था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी ने अहमदाबाद जो गुजरात में है, सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का आंदोलन कब चलाया? 1918 में चलाया। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में है। जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्र हुए थे? जलियांवाला बाग में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। और आपको फिर यही पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो कहते हैं खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? मार्च 1919 में किया गया था खिलाफत कमेटी का गठन, मुंबई में किया गया था। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब लिया गया? तो जो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय है ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक हुआ था सितंबर 1920 में और एक हुआ था दिसंबर 1920 में। सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता में और दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में। और इसी में जो नागपुर अधिवेशन था, इसी में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम बताओ? ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। अवध के सन्यासी बाबा रामचंद्र फिजी में किस रूप में काम कर चुके थे? वे फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे, क्योंकि जो मजदूरों को विदेशों में ले जाया जाता था वो एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, लेकिन ये जो लोग थे ये उसको एग्रीमेंट न कहकर गिरमिट कहते थे। तो इसलिए जो मजदूर इस एग्रीमेंट के तहत गए थे वहां पर, तो इनको अनुबंधित मजदूर न कह के बल्कि आपस में जो उनकी आम बोलचाल की जो भाषा थी उसमें वो गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये आपको पता ही है 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। सीआर दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे के रूप के साथ किया?
तो साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे नारे लगाए भारतीयों ने। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पास किया? दिसंबर 1929। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पास किया गया और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नमक यात्रा में कितने वॉलेंटियर गांधी जी के साथ चले थे? तो 78 वॉलेंटियर, ये स्वयं सेवक साबरमती आश्रम से, गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी के साथ चले थे। ये 24 दिन की उनकी यात्रा थी जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ। पूना पैक्ट में पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई? पूना पैक्ट के अंतर्गत दलित वर्गों के लोगों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद थी, उनमें सीटों का आरक्षण कर दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना कब और किसने की थी? 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट है कि भारत माता की पहली तस्वीर कब और किसने बनाई थी? ये 1905 में बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी तस्वीर में भारत माता को किस रूप में चित्रित किया था? एक सन्यासिनी के रूप में भारत माता को चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता को एक चित्र में जो चित्र बनाया था इन्होंने, उसमें एक सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया। गांधी जी की सत्याग्रह की पद्धति विशेषतः किन दो बातों पर आधारित थी? पहली कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, आप सत्य की शक्ति पर आग्रह करेंगे, और दूसरा है सत्य की खोज पर जोर देना। तो ये दो बातें थी जिनके ऊपर गांधी जी की जो सत्याग्रह की पद्धति है वो आधारित है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करना है। तो इसमें है ये जो चंपारण इलाके में लिखा हुआ 1916 में, ये 1917 ही है। ये पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें ये दिक्कत थी कि पुरानी जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें इस डेट की दिक्कत थी 1916 वाली, लेकिन अब इसको ठीक कर दिया गया है नई जो एनसीईआरटी की बुक आई है। तो 1917 में बिहार के चंपारण इलाके में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। और दूसरा है 1917 में गुजरात के जो खेड़ा जिले में जहाँ फसलें खराब हो गई थी किसानों की और वो लगान देने की हालत में नहीं थे, तो वहाँ पर खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। और जो ये चंपारण वाला है, ये जो वहाँ की नील के लिए जो सरकार किसानों को मजबूर करती थी, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, जिससे उनकी नील की खेती से उनका छुटकारा हो गया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की स्वीकृति कब और कहाँ हुई थी? ये पहले भी आ चुका है। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति पर मोहर लगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिकेटिंग का क्या अर्थ है? पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने वाले का रास्ता रोक देते हैं, मीन धरने पर बैठ जाते हैं उसके बाहर। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत मजदूरों पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी। असलियत तो बात यह है कि उनको नहीं मिलती थी, कभी कभार मिल जाती थी, नहीं तो नहीं मिलती थी। तो नेक्स्ट है हमारा गांधी इरविन समझौता क्या था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसके द्वारा गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। क्योंकि पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, पहले में
कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे और इससे पहले एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी के बीच में और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। भाग लेने पर सहमति थी, जो कि कांग्रेस ने इससे पूर्व इस सम्मेलन के बहिष्कार की घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देशी खर्चे या होम चार्जेस क्या था? ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए जाने वाले खर्चे को देशी खर्च या होम चार्जेस कहा जाता था। यह खर्च भारतीय करदाताओं द्वारा दी गई राशि से पूरा किया जाता था। जैसे ब्रिटिश ऑफिसर है, उनकी पेंशन है, उनकी तनख्वाह है, या उनका और इस टाइप का कोई खर्चा है, वो सारा का सारा जो भारत से वसूला जाता था वो था देशी खर्चे या होम चार्जेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट क्या था? सितंबर 1932 में पूना पैक्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें दी गई थी। पूना पैक्ट। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था? इसमें किसका गुणगान किया गया? वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें भारत माता का गुणगान किया गया है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई थी? सबसे पहले तकनीक हुई थी चीन, जापान, कोरिया। इन 3 देशों को याद रखना है। सबसे पहले तो चाइना ही है, चीन ही है। चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। खुशनविशी किसे कहते थे? खुशनविशी हाथ से सुंदर सुडोल अक्षरों में कलात्मक ढंग से लिखी गई लिखाई को, मीन्स बहुत सुंदर सुंदर, जो स्टाइलिश, जिसको हम कहते हैं स्टाइलिश, जो लिखाई लिखी गई है उसको खुशनविशी कहते थे। केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। केसरी अखबार, केसरी और मराठा 2 अखबार थे बाल गंगाधर तिलक जी के, केसरी और मराठा। चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ? लगभग 594 ईस्वी में। वुड ब्लॉक होता है लकड़ी के ब्लॉक बनाकर, लकड़ी के अक्षर बनाकर उनको स्याही में डुबोकर छापा लगा लेना, उसको बोलते हैं वुड ब्लॉक। जापान में छापे खाने का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ था? चीनी बौद्ध प्रचारक 770 ईस्वी के आसपास छापे खाने की जो तकनीक थे वो लेकर जापान आए थे। चाइना से आए थे ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे ये लेकर गए थे जापान में छापे खाने की जो तकनीक है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र है। कब छपी थी? 868 ईस्वी में छपी थी। 17वीं सदी में चीनी मुद्रण कला के रूप में क्या परिवर्तन आया? जो चीनी मुद्रण कला थी उसमें क्या परिवर्तन आया? 17वीं सदी से पहले केवल विद्वान और अधिकारी लोग ही मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता होते थे, लेकिन 17वीं सदी में व्यापारी अपने रोजमर्रा के काम की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का प्रयोग करने लग गए। नेक्स्ट है, जापान में मुद्रण कला के आरंभ के विषय में आप क्या जानते हैं? जो मुद्रण कला है जापान में उसके विषय में आप क्या जानते हैं? कहता है चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास जो छपाई की तकनीक लेकर है वो जापान आई, और जापान की सबसे पुरानी पुस्तक हमने अभी पढ़ा है डायमंड सूत्र है। 868 ईस्वी में छपी है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ मतलब लकड़ी पर खुदे चित्र भी हैं। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। वह कहाँ का रहने वाला था? वह काफ़ी लंबे समय तक चीन में रहने के बाद 1295 में अपने देश वापस गया था और इटली जाकर उसने मुद्रण कला का विकास किया, क्योंकि लंबे समय तक चाइना में रहा, लेकिन साथ में जब गया तो सीधा सा मतलब वो टेक्निक भी अपने साथ लेकर गया। मुद्रण कला का उसने विकास किया। 1295 में वापस गया था वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग कौन था? गुटेनबर्ग जर्मनी का एक निवासी था। उसने रोमन वर्णमाला के जो 26 वर्णों के टाइप तैयार किए और 1448 ईस्वी में उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो गुटेनबर्ग, एक नंबर क्वेश्चन ये बनता है कि गुटेनबर्ग कौन था? जर्मनी का एक निवासी था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? योहान गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी का निवासी था। 1448 में किया था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में यूरोप के बाजारों में आई मुद्रित पुस्तकों की संख्या कितनी थी? 15वीं शताब्दी में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आई, जबकि 16वीं सदी में यूरोप के बाजारों में आने वाली मुद्रित पुस्तकों की संख्या बढ़कर 20 करोड़ हो गई। कितागावा उतामारो कौन था? कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो का मतलब वर्तमान में टोक्यो शहर, जो जापान की राजधानी है टोक्यो, एदो में पैदा हुए थे।
जिन्होंने उकियो मीन्स तैरती दुनिया के चित्र नामक एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिए, जिनमें आम शहरी जीवन का जो चित्रण है उसमें उन्होंने किया है कितागावा उतामारो ने। मार्टिन लूथर की पुस्तकों के बारे में मार्टिन लूथर के पुस्तकों के बारे में क्या विचार थे? वे ईश्वर की दी हुई महानतम देन मानते थे। तो एक नंबर क्वेश्चन ये बनता है कि पुस्तकों को ईश्वर की दी हुई महानतम देन, या मुद्रण को ईश्वर की दी हुई महानतम देन किसने कहा था? ये मार्टिन लूथर ने कहा था। और पुस्तकें छापी जाती थी मुद्रण के माध्यम से। तो वो मानते थे कि पुस्तकों के माध्यम से धर्म सुधार के कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेसम्स कौन थे? पुस्तकों के बारे में उनके क्या विचार थे? तो जो इरेसम्स हैं ये लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे। वह अधिक संख्या में पुस्तकों के प्रकाशन को हानिकारक मानते थे, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट जिनके नेतृत्व में शुरू हुआ है, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, तो वो तो पुस्तकों को वरदान मानते हैं। तो सीधा सा मतलब है ये कैथलिक है, तो ये तो उनको हानिकारक मानेंगे ही। तो इरेसम्स लातिन के विद्वान और कैथलिक धर्म सुधारक थे, और ये अधिक पुस्तकों के प्रकाशन को हानिकारक मानते थे। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा इस शब्द मार्टिन लूथर के थे। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन क्या था? 16वीं सदी के यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। नेक्स्ट है, मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए कौन से गुर अपनाए थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों की एक सस्ती श्रृंखला के अंतर्गत छापी गई थी, सीलिंग श्रृंखला। एक सीलिंग के बदले में पुस्तकें मिल जाती थी, तो इसको बोला जाता था सीलिंग श्रृंखला। ये 1920 के दशक में किताबें बेचने का एक तरीका था। नेक्स्ट है, पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक और एजिल्ड मीन्स बिना कवर के, जैसे पहले पुराने ज़माने में जो किताबें होती थी उनके जो कवर होते थे काफ़ी हार्ड होते थे, लेकिन आजकल सॉफ्ट, सिर्फ सादा पेज लगाया जाता है, पेपर लगाया जाता है। तो इस प्रकार सस्ते पेपरबैक और एजिल संस्करण छापे थे। 18वीं सदी में जापान के शहर टोक्यो को किस नाम से जाना जाता था? एदो के नाम से जाना जाता था, जहां कितागावा उतामारो का 1753 में जन्म हुआ था। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो इटली का एक खोजी यात्री था। चीन में काफी साल रहने के बाद 1295 में इटली लौटा था, और साथ में वो चीन से कौन सी टेक्निक लेके आया था? मुद्रण की टेक्निक भी लेकर गया साथ में। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन ने किस वर्ष से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी? नहीं, गलत लिखा हो ये, इंक्विजिशन नहीं, चर्च ने, इसका ये आना था, ये गलत है। इंक्विजिशन नहीं आएगा यहाँ, इसमें आएगा चर्च नहीं। चर्च ने किस वर्ष से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी थी? तो 1558 से। और यदि हम बात करें इंक्विजिशन क्या थे? इंक्विजिशन एक धर्म अदालत थी, धर्म अदालत कैथोलिक ईसाई धर्म की, जो इस बात का ध्यान रखती थी कि लोग ऐसा कोई कार्य न करें, ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई कार्य न करें जिससे ईसाई धर्म को ठेस पहुंचे। तो वो थी इंक्विजिशन, धर्म अदालत। तो कहता है इंक्विजिशन ने किस वर्ष से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू करती थी? तो इंक्विजिशन तो धर्म अदालत थी, वैसे चर्च ने की थी। चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी थी 1558 से। छापे खाने से पहले भारत में पुस्तकें कैसे तैयार की जाती थी? छापे खाने के आविष्कार से पहले भारत में पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में तैयार होती थी, जिन्हें ताड़ के पत्रों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाया जाता था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो 16वीं शताब्दी में की थी, और पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने की थी। बंगाल गजट का प्रकाशन कब और किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में किया था। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था बंगाल गजट का प्रकाशन। नेक्स्ट है, जो पत्रिका संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन कब और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1821 में। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा रवि वर्मा कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रवि वर्मा भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है,
गुलामगिरी, जो गुलामगिरी पुस्तक है उसका विषय क्या है? ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक का विषय है जाति प्रथा के अत्याचारों से संबंधित थी ये गुलामगिरी पुस्तक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और क्यों पास किया गया? 1878 में पारित किया था इसने। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ये 1878 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था जो वर्नाक्यूलर, जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो लोकल जो बोलियां होती है, जो भाषाएं जो लोकल होती थी, उसमें जो अखबार छपते थे या जो भी साहित्य लिटरेचर जो भी छपता था उसमें, कोई भी जो प्रिंटिंग होती थी उसमें, तो उस साहित्य पर या अखबारों पर, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना था। वर्नाक्यूलर देसी प्रेस एक्ट भी बोलते हैं इसे। वर्नाक्यूलर देसी प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया था। निरंकुशवाद का क्या अर्थ है? राजकाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर कोई कानूनी या संवैधानिक पाबंदी न लगी हो, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था रामचरितमानस का पहला संस्करण, मुद्रित संस्करण। धन्यवाद।